हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ हम आपके सामने आए हैं और वो है रिसर्च बायस के ऊपर, जिसमें हम रिसर्च बायस क्या होता है ये समझेंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च बायस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि रिसर्च बायस कितने प्रकार के होते हैं, रिस्पोंडेंट बायस कितने प्रकार के होते हैं, रिसर्चर बायस कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही साथ आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ भी लेके आए हैं जो आफ्टर कंसेप्ट हम हमेशा करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हमारा चैनल आपको देना चाहता है वो फटाफट आपको पहुंच जाए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है सक्सेस क्लासेस के नाम से, जिसको आप सर्च करके उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं और कोई क्वेरी है पीएचडी रिसर्च से रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी सक्सेस क्लासेस ऐप भी है जिसमें सारे वीडियोस और सारे पीडीएफ्स जा रही हैं। जैसे ही हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब में, तुरंत हम लोग अपने ऐप में भी अपलोड कर देते हैं, जिससे जितनी भी वीडियोस हैं आपको एक्यूमुलेटेड मैनर में मिल जाए, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। चलिए, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं रिसर्च बायस के ऊपर कि रिसर्च बायस होता क्या है। बायसनेस हम सब जानते हैं कि एक नेगेटिव टर्म है और ये बायसनेस जो है वो हमारे रिसर्च में नहीं आनी चाहिए। अगर ये बायसनेस हमारे रिसर्च में आ रही है और ये हमारे रिसर्च को एक तरीके से नेगेटिवली हैम्पर कर रही है, तो हमारा जो आउटकम है वो जो है इनवैलिड हो सकता है। वो जो आउटकम है वो उसकी जो रिलायबिलिटी है वो जो है वो ख़राब हो सकती है। तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि जो हमारा जो रिसर्च है वो बिल्कुल वैलिड होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए, और उसका अगर वैलिड और रिलायबल रिसर्च होगी तो उसका आउटकम भी जो है वो वैलिड और रिसर्च आएगा। और ये बायसनेस क्या होती है, ये बायसनेस जो होती है इट इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम एरर। अगर आप एरर और बायसनेस के बीच में जानना चाहते हैं तो एरर जो होता है वो हम कह सकते हैं अनइंटेंशनल होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, है ना। कुछ ना कुछ गलती की वजह से, चाहे वो रिस्पोंडेंट की गलती हो चाहे वो रिसर्चर की गलती हो, किसी न किसी गलती की वजह से जो है वो एरर आ जाता है। पर बायसनेस जो होती है वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो होती है वो इंटेंशनल होती है। और इसमें जो इफेक्ट पड़ता है रिसर्च पे वो ये रहता है कि जो कंक्लूजन होता है आपका, बिकॉज यू आर गोइंग टू डू द एंटायर रिसर्च स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम टिल कंक्लूजन, तो आपको जो कंक्लूजन है वो एक तरीके से आप ट्रुथ से डेविएट कर जाता है। जो असली में जो आपका कंक्लूजन निकलना चाहिए था वो नहीं निकल पाता और वो एक मिसलीडिंग रिजल्ट्स जो है वो देने लग जाता है। तो रिसर्चर बायस का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है एक्सपेरिमेंटर बायस, है ना। और ये दो प्रकार का होता है, एक रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है जो रिसर्चर बायसनेस करता है, और दूसरा होता है रिस्पोंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिस्पॉन्स देता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बायसनेस हो सकती है। इसका सीधा आउटकम क्या होता है, इसका सीधा आउटकम ये रहता है कि जो आप कंक्लूड करना चाहते हो, जो एक्चुअल में कंक्लूजन आ सकता था, आपने इतना टाइम और एफर्ट्स और मनी लगाई है पूरे रिसर्च करने में, और आपका अगर जो कंक्लूजन है वो सही चीज़ नहीं दर्शा रहा, वो वैलिड नहीं है, वो रिलायबल नहीं है, तो उसके पीछे का कारण क्या होता है, उसका पीछे का कारण होता है ये रिसर्च बायस, जो कि आपको पूरी तरीके से अवॉइड करने चाहिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको बायसनेस बताऊंगा थ्योरेटिकल वे में कि पेपर वन में कौन कौन से बायस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, या पीएचडी एंट्रेंस में कौन कौन से बायस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप रिसर्च कर रहे हो, यू आर गोइंग टू डू अ सर्वे रिसर्च एंड इन दैट यू आर गोइंग टू डिज़ाइन अ क्वेश्चनियर और यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर क्वेश्चनर इन फ्रंट ऑफ द रिस्पोंडेंट, तो कौन कौन से बायसनेस आ सकती है और कौन कौन से बायसनेस को आपको अवॉइड करना है पूरी तरीके से, वो सारे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रिस्पोंडेंट बायस। रिस्पोंडेंट बायस मतलब वो इंसान जो रिस्पॉन्स दे रहा है, जिसको आपने क्वेश्चनर दिया है और जो रिस्पॉन्स फिल कर रहा है, वो कैसे कैसे जो है बायसनेस ला सकता है। फर्स्ट है एक्विसेंस बायस। एक्विसेंस बायस मतलब क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो रिस्पोंडेंट होता है, रिसर्चर ने तो क्या किया है, या जो पर्सन रिसर्च कर रहा है उसने क्या किया, उसने एक क्वेश्चनर डिज़ाइन किया और उसने रिस्पोंडेंट को दिया। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट होता है वो अपने आप को जो है इस साइकोलॉजी के साथ जो है वो अपने रिस्पॉन्सेस देता है कि जो मॉडरेटर है या जो इन्वेस्टिगेटर है या जो रिसर्चर है वो उससे ज़्यादा जानता है। ठीक है, यहाँ अपन कह सकते हैं कि वो एक तरीके से एक फ्रेंडली टर्म्स इस्टेब्लिश कर लेता है उसके साथ। और जब वो फ्रेंडली टर्म्स अगर आपके इस्टेब्लिश हो जाएंगे, कई बार हम लोग भी जब अपने अभी भी इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें फ्रेंड बोलता है कि यार कहीं घूमने चलते हैं, भले हमारा मन ना हो, पर हमें जो है यस हम लोग कह देते हैं कि चलो ठीक है, उसको बुरा ना लग जाए, हमारी जो है दोस्ती ना टूट जाए। तो यहाँ ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसमें रिस्पोंडेंट क्या होता है, पहला तो मैंने आपको कारण बताया कि किस कारण की वजह से एक्विसेंस बायस आता है। वो ये रहता है कि जो रिस्पोंडेंट होता है वो ये कहता है कि मैं जो हूँ
कंपेरेटिव टू द रिसर्चर हु इज़ गोइंग टू प्रेजेंट दी क्वेश्चनेयर, उससे मैं इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, उससे मैं थोड़ा कम हूँ। और ये जो चीज़ कह रहा है, जो रिसर्चर जो चीज़ कह रहे हैं, जो इंसान इन्वेस्टिगेटर बन के मेरे से क्वेश्चनेयर फिल करवाने आया है, वो जो चीज़ कह रहा है वो सारी सही है, और उसको बुरा ना लगे, उससे जो हमारे फ्रेंडली टर्म्स बने रहे, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ येस 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 बोलता रहता है। ठीक है, उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहता है। वो उसका पहला रीज़न ये है कि वो अपने आप को समझता है कि यार ये इंसान बोल रहा है मतलब सही बोल रहा होगा, तो मुझे नो नहीं बोलना चाहिए। अगर मैं नो बोलूँगा तो उसको बुरा लग जाएगा, बुरा लग जाएगा तो हमारे हमारे जो आगे जा कर के जो फ्रेंडली टर्म्स बनने वाले हैं वो बिगड़ जाएंगे। तो ऐसी अगर अप्रोच रखता है तो उसके रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं इनवैलिड, और वो रिस्पॉन्सेज एक्यूरेट रिजल्ट नहीं बता पाते रिसर्चर के पूरे रिसर्च में। तो ये पहले हो गया एक्वेंसेस बायस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ येस येस बोलता रहता है, और उसका रीज़न है कि वो अपने आप को कम समझता है। जो मॉडरेटर के कंपेरेटिवली जो रिस्पोंडेंट है अपने आप को कम मापता है, और उसकी सारी बातें उसको बिल्कुल सही लग रही होती हैं, इसलिए वो येस येस बोलता है, या फिर वो फ्रेंडली टर्म्स उससे बनाना चाहता है और उसको बुरा ना लगे, इसलिए रिस्पोंडेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता है रिसर्चर के। नेक्स्ट है सोशल डिज़ायरेबिलिटी बायस। इसमें सोशल डिज़ायरेबिलिटी बायस में ये रहता है, ये भी जो है आपका रिस्पोंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है, और इसमें भी बायसनेस रिस्पोंडेंट ही जो है करता है। उसमें होता क्या है कि सपोज़ आप कोई गुटखा, जैसे कि राजश्री की अपन बात करें, जो गुटखा वगैरह होता है उसका सपोज़ आप कोई क्वेश्चन फिल करवा रहे हो, आप एक फीडबैक जो है फिल करवा रहे हो अपने रिस्पोंडेंट से कि किस तरीके से आप कौन सा जो है आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो गुटखा, और या क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो, ऐसे करके कोई क्वेश्चन जो क्वेश्चनर है वो डिज़ाइन हुआ है। एक सर्वे रिसर्च हो रही है, कोई गुटखा कंपनी करवा रही है सर्वे रिसर्च। अब इसमें क्या है, अब हम सब जानते हैं गुटखा, सिगरेट, शराब, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब अपने आप में ठीक नहीं है, और यह सोसाइटी जो है उनका बहिष्कार करती है, उनको वो अच्छा नहीं समझती जो कि इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब उसके पास आया है वो इंसान, जो क्या कहते हैं रिसर्चर रिस्पोंडेंट के पास आया। अब उसको ये दिखाना है कि अगर मैं इसको हाँ बोलूँगा, भले उसके दांतों में नज़र आ रहा है कि जो है दांत सफ़ेद से जो है वो नारंगी हुए हुए हैं कि वो इतना तंबाकू खाता है, पर वो सोसाइटी के सामने ये रिप्रेजेंट करेगा कि मैं तो खाता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो वो अपना उस तरीके से जो है वो अपने जो क्वेश्चनेयर को फिल करेगा कि जैसे कि वो चीज़ वो यूज़ करता ही ना है, और वो यूज़ करता ही नहीं है, और साथ ही साथ वो ये अप्रोच के साथ जो है वो गलत जो है रिस्पॉन्सेज देगा कि अगर मैंने हाँ बोल दिया या अगर मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी, सोसाइटी मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ऐसे ऐसे व्यूज़ आते हैं, और जो उसका रिस्पॉन्स है वो पूरी तरीके से गलत हो जाता है। तो यहाँ पे वो सोसाइटी के बारे में सोचता है कि अगर सोसाइटी अगर मैंने हाँ बोल दिया, तो सोसाइटी अगर मैंने उसके बारे में बोल दिया कि हाँ मैं गुटखा खाता हूँ, लाओ मैं आपका जो है क्वेश्चन भर देता हूँ, तो लोग आसपास वाले लोग जो है वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इन सब चीज़ों से वो बचना चाहता है, इसीलिए वो क्या करता है, वो मिसलीडिंग रिस्पॉन्सेज दे देता है क्वेश्चनेयर के ऊपर, और उससे क्या होता है कि आपके आगे जा कर के जो रिसर्च है वो तरीके से सही आउटकम नहीं दे पाती जो वो दे सकती थी अगर सही रिस्पॉन्स भरे होते। तो आई थिंक आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे, सोशल डिज़ायरेबिलिटी बायस और एक्वेंसेस बायस, ये दोनों रिस्पोंडेंट के होते हैं। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं, दैट इज़ हैबिचुएशन। हैबिचुएशन मतलब होता क्या है कि कई बार जो आप क्वेश्चनियर आपने बनाया है उसमें जो है इस तरीके से आपने क्वेश्चनिंग फ्रेम की होती है कि वो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाती है। कई बार हम लोग भी बुक वगैरह या कुछ रीड कर रहे होते हैं, कोई बुक, इतनी सारी बुक्स होती हैं, जैसे मैं बोल सकता हूँ आपको एक ही सब्जेक्ट से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसकी कितनी सारी बुक्स होती हैं, फिर भी कुछ ऐसी बुक्स हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस हैं या जो बहुत ज़्यादा मानी हुई हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, हम जब बचपन में थे 11th-12th में, तो हम टी.एस. ग्रेवारा, तुलसियान की बुक्स से अकाउंटेंसी वगैरह लगाया करते थे। क्यों? बिकॉज उसकी थ्योरी ईजी थी, है ना, उसकी थ्योरी बोरिंग नहीं थी। वो थ्योरी जो है हम पढ़ते थे तो हमारे मन में डायरेक्ट वो जाती थी। तो यहाँ हैबिचुएशन मतलब ये होता है कि जो रिसर्चर है उसने इस तरीके से डिज़ाइनिंग की हुई है क्वेश्चंस की कि बहुत ज़्यादा सिमिलर वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर सेंटेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी यूज़ नहीं हुई है। तो जो रिस्पोंडेंट होगा वो क्या करेगा, ऊपर ऊपर से देखेगा और बोलेगा अच्छा ये भी सेम जैसे ही लिखा हुआ, चलो येस कर देता हूँ, अच्छा ये भी इसी जैसा दिख रहा है, चलो येस कर देता हूँ, हाँ ये भी यही लग रहा है मेरे को, तो येस कर देता हूँ। यहाँ पे वो क्या है कि अपना फटाफट वो अगर कुछ इंटरेस्टिंग सिनोनिम्स आपने यूज़ किए होते, कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स आपने यूज़ किए होते, तो क्या होता, तो हो सकता था कि जो है वो उसमें इंटरेस्ट लेता कि हाँ यार ये वर्ड कुछ नया नया सा नज़र आ रहा है, हो सकता है कुछ और मुझसे पूछ रहा हो। तो जब आप सिमिलर वर्ड्स यूज़ करते हो क्वेश्चनेयर में, तो उस केस में क्या होता है, जो रिस्पोंडेंट होता है वो जो है एक ही क्वेश्चन को पढ़ करके और उसके जैसे सारे जो आइडेंटिकल क्वेश्चंस लग रहे हैं, बिकॉज यू हैवेंट यूज्ड एनी क्रिएटिविटी, यू हैवेंट चेंज द वर्ड्स ऑफ द सेंटेंसेस, उसको सारे क्वेश्चंस एक जैसे लगते हैं और वो एक ही आंसर सब में देता रहता है, यस 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 ऐसे कैसे
या नो, यस यस ऐसे करके कुछ जो है वो अपने रिस्पॉन्सेस चुन लेता है। और इसका पीछे का कारण ये रहता है कि उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्डेंट को आपके क्वेश्चंस में मोनोटोनी नज़र आ रही है, बहुत बोरिंग लग रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ यूसेज ऑफ सिमिलर वर्ड्स, राइट। तो आपको जो है कोशिश करनी है कि सारे जो वर्ड्स आप जो भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं क्वेश्चनर में, आप उसको अच्छे से पढ़ो। और उससे क्या होगा, अगर अच्छे से आप पढ़ोगे तो आपका जो रिस्पॉन्सेस होगा वो वैलिड होगा, और अगर आपका रिस्पॉन्सेस वैलिड है तो आपका जो रिसर्च है वो सही आउटकम बता पाएगी। तो ये जो चीज़ है, ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलना चाहता हूँ हैबिचुएशन में। पहली चीज़, वैसे तो ये मोर ऑफ रिस्पॉन्डेंट है, बिकॉज जो उसने तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही लिखा है, आप ही उसको जो है एक जैसा ट्रीट कर रहे हो, तो उसमें रिसर्चर की कोई गलती नहीं। पर स्टिल आई वॉन्ट टू गिव अ सजेशन टू ऑल द रिसर्चर्स दैट कि यू हैव टू यूज सम क्रिएटिव वर्ड्स, सम सिनोनिम वर्ड्स, यू शुड नॉट यूज द वर्ड्स दैट हैव सिमिलर वर्ड्स इन ईच एंड एवरी सेंटेंसेस। उससे क्या होगा कि जो रिस्पॉन्डेंट है वो मोनोटोनी फील नहीं करेगा, वो बोरिंग फील नहीं करेगा, और उसको सारे जो क्वेश्चन है एक जैसे नज़र नहीं आएंगे। अगर वो एक जैसे नज़र नहीं आएंगे तो वो हर को अच्छे से पढ़ेगा और सही तरीके से उसका रिस्पॉन्स देगा। तो रिसर्चर के लिए भी मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूँ, और जो रिस्पॉन्डेंट है उनको भी बोलना चाहता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए, बिकॉज हर एक क्वेश्चन जो है उसकी अपनी एक वैल्यू, उसकी अपनी एक वर्थ है, और वो एक अलग चीज़ बता रही है। तो ये हो गया आपका हैबिचुएशन। नेक्स्ट है आपका स्पॉन्सर बायस। स्पॉन्सर बायस में होता क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। सपोज़ कोई इंसान आया आपके पास और उसने बोला कि हमने अभी रिसेंटली जो है बोरोप्लस का फेस वॉश लॉन्च किया है, और प्लीज़ ये जो एक फ़ीडबैक फॉर्म है ये आप फिल कर दीजिए। अब वो क्या बोलेगा, या फिर जो इंसान है, जो रिस्पॉन्डेंट है, वो भरने आया है, उसमें उसने जब देखा उस पर्टिकुलर क्वेश्चनियर को, तो उसमें लिखा हुआ है, उसको पता है इतनी नॉलेज की बोरोप्लस बिलोंग्स टू इमामी, और बोरोप्लस फेस वॉश की बहुत ही अच्छी जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है, बहुत ही अच्छा जो प्रोडक्ट है उसका नाम है बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, जो हम लोग विंटर्स में यूज़ करते हैं। तो वो क्या करेगा, सिर्फ इमामी को देख करके या बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम को ध्यान में रख करके वो क्या करेगा, बोरोप्लस का जो फेस वॉश है उसके पूरे क्वेश्चनियर्स को फिल कर देगा, उसके सारे क्वेश्चंस को फिल कर देगा। तो ये होता है स्पॉन्सर बायस। स्पॉन्सर बायस मतलब क्या होता है, किसी एक कंपनी के बेसिस पे या फिर कोई पर्टिकुलर उस कंपनी के प्रोडक्ट के बेसिस पे वो दूसरे प्रोडक्ट को जज करने लग जाता है। यहाँ पे जो रिसर्चर है उसको पूरी ये कोशिश करनी चाहिए कि वो एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रखे, है ना, एक ऐसी आइडेंटिटी रखे जिससे जो है उसके रिस्पॉन्सेज जो है वो मिसलीड ना हो, उसके जो रिस्पॉन्सेज है वो करेक्ट होने चाहिए, जिससे आगे जा करके आपका जो रिसर्च है वो करेक्ट हो। आपको ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ आप उसके बारे में बताओ, यू शुड हैव एन इंडिपेंडेंट अप्रोच। इंडिपेंडेंट अप्रोच के साथ आप उस क्वेश्चन को रखो, बहुत ज़्यादा बताओ मत कि मैं आई एम ए मैनेजर ऑफ इमामी, या आई एम समवन हु इज़ वर्किंग इन इमामी, और इसका बोरोप्लस आप जानते हो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इस उससे मिलता जुलता हम बोरोप्लस फेस वॉश भी लेके आए हैं, तो आप इसको भरे। तो आप अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है डिपेंडेंट हो रहे हो, और बहुत ज़्यादा ही अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहे हो, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। तो सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला जो है उसी के बेसिस पे जो है दूसरे प्रोडक्ट को भी आंकने लगेगा, दूसरे प्रोडक्ट को मेजर करने लग जाएगा। तो आपको एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रखनी, ना बहुत ज़्यादा किसी का फेवर लेना है, और ना ही ज़्यादा किसी के बारे में कुछ नेगेटिव बोलना है। यू शुड हैव एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, और कोशिश करनी है कि रिस्पॉन्सेज अपने विलिंगनेस के अकॉर्डिंगली, अपने ट्रुथ के अकॉर्डिंगली, अपने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली उस क्वेश्चनियर को फिल करें। आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें कोई भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पॉन्सर को देख करके, मामी को देख करके, मामी के कोई प्रोडक्ट को देख करके वो बाकी प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, जज कर रहा है, और उसके रिस्पॉन्सेज वो फिल कर रहा है। नेक्स्ट है अब रिसर्चर बायस आ चुका है, रिस्पोंडेंट बायस हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आ रहे हैं हम रिसर्चर बायस के ऊपर। रिसर्चर बायस क्या है, रिसर्चर बायस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बायस है दैट इज़ कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस क्या होता है, कन्फर्मेशन बायस में क्या होता है कि ये अब हमको समझ में आ गया है कि अब हमें रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अब रिस्पोंडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू खत्म हो चुका है। अब रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कन्फर्मेशन बायस होता है वो ये होता है कि जो क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं, एक पर्टिकुलर जो सर्वे मेथड में जो क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया होता है रिसर्चर द्वारा कि जो रिज़ल्ट वो चाहता है वो रिज़ल्ट उसे मिल जाए। बस उसे पता है कि इसका आंसर यही है। आपको तो मैं इसीलिए बुला रहा हूँ कि जस्ट मैं कंफर्म कर लूँ, एक समझ में आया। तो ये अप्रोच रिसर्चर की नहीं होनी चाहिए। उसके जो क्वेश्चंस है वो इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि जो रिज़ल्ट वो चाहता है वही रिज़ल्ट आए। तो आप पहले से ही अपना रिज़ल्ट डिसाइड करके बैठे हो तो है ना, रिस्पोंडेंट से आप क्या करवा रहे हो ये, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कन्फर्मेशन बायस, जिसमें आंसर इज़ माई आंसर इज़ my conclusion is fixed. All you have to do is you just have to give your confirmation. You means respondent को confirmation देनी, मेरा जो है रिजल्ट है या मेरा जो कंक्लूजन है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो ये होता है आपका कन्फर्मेशन बायस।
नेक्स्ट है आपका कल्चर बायस। अब कल्चर बायस क्या होता है, यहाँ पे जो रिसर्चर है वो जो डिज़ाइनिंग कर रहा है क्वेश्चनियर की, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है कि जो मेरे कल्चर में एक्सेप्टेबल है। जैसे कि वो किसी सिगरेट की या किसी अल्कोहल की वो या लिकर की क्या कर रहा है, कोई क्वेश्चनियर डिज़ाइन कर रहा है। अब उसके अंदर ये बिलीफ है, हमारे भारतीय संस्कृति में ये बिलीफ है कि जो लेडीज़ हैं वो स्मोक और ड्रिंक नहीं करती हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो अपने क्वेश्चनियर लेके जा रहा है सिर्फ और सिर्फ किसके पास, जेंट्स के पास या मेल रिस्पोंडेंट के पास जा रहा है। वो किसी फीमेल या गर्ल रिस्पोंडेंट के पास तो जा ही नहीं रहा है। क्यों ऐसा नहीं जा रहा, बिकॉज उसने जो क्वेश्चन डिज़ाइन किया है उसमें इट इज़ मोर ऑफ मेल सेंट्रिक, और वहाँ पे विमेन की कोई जगह नहीं है, बिकॉज वो ये मानता है, उसके कल्चर में ये माना गया है कि जो विमेन है वो ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग नहीं करती है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हो गया आपका कल्चर बायस। जो आपके कल्चर में एक्सेप्टेबल है आपने उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन डिज़ाइन किया है, आप उसके अकॉर्डिंगली ही क्या कर रहे हो, आप उसके अकॉर्डिंगली ही डिज़ाइनिंग करने के बाद रिस्पोंडेंट्स को दे रहे हो। तो ये हो जाता है आपका कल्चर बायस। यहाँ पे आपके कल्चर की वजह से, आपकी बिलीफ की वजह से हम कह सकते हैं, जो आप मानते हो उसके अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन भरा है। यू आर गिविंग दैट क्वेश्चन एयर to a diverse population. Why you are involving your culture or belief in it? You should be independent. आपको किसी एक चीज़ के ऊपर रख करके you should not be giving your questions to the रिस्पोंडेंट्स। तो दिस इज़ व्हाट यू कॉल्ड कल्चर बायस, जिसमें एक कल्चर जो है वो हावी हो जाता है, उस कल्चर को ध्यान में रख करके कि जो विमेन है वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करती है, उसके बेसिस पे ही वो सिर्फ मेल सेंट्रिक जो है अपना क्वेश्चन डिज़ाइन कर रहा है और सिर्फ मेल के पास ही जा रहा है रिस्पोंडेंट के लिए। और यहाँ पे जो बायसनेस रिसर्चर कर रहा है वो है कल्चर बायस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन ऑर्डर बायस। क्वेश्चन ऑर्डर बायस क्या होता है, ये भी रिसर्चर का ही है एक बायसनेस, और इसमें मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चनियर आपके सामने, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्यू लाइक, जो सैनिटाइज़र का है, क्योंकि हम सब जानते हैं कोविड-19 जो है वो अपने चरम सीमा में है। एक क्वेश्चन है डिज़ाइनिंग है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है डिटॉल इज़ बेस्ट बिकॉज डैश। आपसे ये पूछा गया है ना, आपने लिख दिया बिकॉज इट किल्स 99.9% ऑफ जर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ योर फेवरेट सैनिटाइज़र, उसमें डिटॉल, लाइफ बॉय, सेवन वगैरह लिखा हुआ है। तो ये क्या क्वेश्चन की ऑर्डर सही है, आप ये बताओ। पहले आपने अगर उस इंसान ने अगर डिटॉल को इतनी तारीफ़ कर दी तो नीचे जाकर के वो डिटॉल ही चुनेगा ना। तो आपकी ऑर्डरिंग गलत होती है। जैसे कि एग्ज़ाम में भी कई बार क्या होता है कि हमारे जो टीचर्स हमें क्या बोलते थे कि बेटा बोर्ड एग्ज़ाम्स देने जा रहे हो, पहले उन्हीं क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना जो तुमको अच्छी तरीके से आते हैं, उसके बाद आप उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना जो आपको उतनी अच्छी तरीके से नहीं आते। क्यों? बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। एक अच्छा इंप्रेशन डलना चाहिए आपकी कॉपी का इवैल्यूएटर के ऊपर, राइट। तो यही है आपका क्वेश्चन ऑर्डर बायस, ये सब आप जानते हो ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या है, आपको कोशिश करना है कि जनरल क्वेश्चन आप पहले रखो। अगर आप लिखते हैं यहाँ पे कि विच सैनिटाइज़र यू लाइक द बेस्ट, उसमें 5 ऑप्शन होते हैं, उसके बाद लिखता यू चूज़ द अबव ऑप्शन बिकॉज ऑफ विच क्वालिटी, फिर 2 लाइनें होती है उसमें लिखना होता। तो ये एक तरीका है, ये एक करेक्ट ऑर्डर है क्वेश्चंस को लिखने का। तो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चनिंग की जो ऑर्डर होती है वो गड़बड़ हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस पहले लिख लेते हो, जनरल क्वेश्चंस बाद में लिखते हो, जिसकी वजह से क्या है कि रिस्पोंडेंट जो है वो नीचे आते आते अपने जो रिस्पॉन्सेज है वो गलत देने लग जाता है और आगे जा कर के आपकी रिसर्च मिसलीड कर जाती है। तो ये होता है क्वेश्चन ऑर्डर बायस। ये हम एग्जाम्स में भी करते हैं, या एग्जाम्स में भी हम इसको फॉलो करते हैं इस बायसनेस को अवॉइड करने के लिए, इसलिए हमें ये ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट इज लीडिंग क्वेश्चंस एंड वर्डिंग बायस। लीडिंग क्वेश्चंस एंड वर्डिंग बायस मतलब क्या होता है, इसमें रिसर्चर ने बिल्कुल सही तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन किया है और रिस्पोंडेंट को दिया है, रिस्पोंडेंट ने भी बिल्कुल सही तरह अपने रिस्पॉन्सेज दिए हैं, पर जब रिस्पॉन्सेस मिल गए हैं रिसर्चर को तो वो समराइज़ गलत तरीके से कर रहा है। समराइज़ वो इस तरीके से कर रहा है जो वो चाहता है, राइट। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशन एंड लीडिंग क्वेश्चन एंड वर्डिंग बायस, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। कन्फर्मेशन में तो क्या है कि उसने क्वेश्चन ही डिज़ाइनिंग ऐसी की है कि उसका आंसर मिल जाए। यहाँ पे आपकी क्वेश्चनिंग डिज़ाइनिंग बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है, पर जो आप इंटरप्रिटेशन करके जो समराइज़ कर रहे हो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो, वो आप जो चाहते हो आप वो कर रहे हो। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशन बायस एंड लीडिंग क्वेश्चंस एंड वर्डिंग बायस। की जो वर्डिंग आप दे रहे हो उसमें बायसनेस है, बिकॉज उसमें तो कुछ और लिखा हुआ है और आप अपने अकॉर्डिंगली उसको समराइज़ करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये हो जाता है आपका एक रिसर्चर बायस, जिसका नाम है लीडिंग क्वेश्चंस एंड वर्डिंग बायस। बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ, जो कि आपको रिसर्च में भी बहुत काम आएगा। दी हैलो इफ़ेक्ट। नेक्स्ट जो आपका रिसर्चर बायसनेस है वो है दी हैलो इफ़ेक्ट। इसमें क्या है कि आपने क्वेश्चंस फ्रेम किए, आपने क्वेश्चंस जो है रिस्पोंडेंट्स को दिए, रिस्पोंडेंट ने रिस्पॉन्सेज दिए अपने, और जो रिसर्चर है जब उसको एवेलुएट कर रहा है तो किसी एक पॉइंट के बलबूते पे वो सारे जो है क्वेश्चंस को जज कर ले रहा है।
समझ में आया? तो यही होता है आपका दी हैलो इफेक्ट, जो कि हम लोग काफ़ी हद तक स्टडी भी करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, जिसमें किसी एक पॉइंट को, किसी एक क्वेश्चन को बेस मान करके हम बाकी सारे क्वेश्चंस को जज कर लेते हैं। वो होता है दी हैलो इफेक्ट, जो कि पूरी तरीके से गलत है। समझ में आया? किसी फिफ्थ पॉइंट को आपने लिया और उस फिफ्थ पॉइंट के बलबूते पे आपने सारे 10 पॉइंट्स को एवेल्यूट करके आपने ये बोल दिया कि हाँ ये रिस्पॉन्स, ये जो रिस्पॉन्डेंट है वो ये चीज़ बोल रही है। और आपने किस चीज़ को बेस माना? आपने सारे क्वेश्चंस को बेस नहीं माना, तो फिर लिखने की क्या ज़रूरत थी? आपने सिर्फ एक क्वेश्चन को बेस माना, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5, और उसके बेसिस पे बोल दिया कि शी लाइक्स लाइफ बॉय एज अ सैनिटाइज़र। पर आपको आगे देखना चाहिए था ना कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स वाई शी चूज लाइफ बॉय, और व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट शी नीडेड इन लाइफ बॉय। सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस शुड बी स्टडी, जिससे आगे जा करके आपका जो रिसर्च है वो एक्यूरेट हो और जो आउटकम आप चाहते हो वो आउटकम आपको मिल सके। तो ये है आपका दी हैलो इफेक्ट, जो कि एक रिसर्चर बायस होता है। इसमें भी रिसर्चर किसी एक फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सब जो है वो पॉइंट्स को जज कर लेता है। चलो, टेस्ट योर सेल्फ टाइम। ये क्वेश्चंस हैं 5। आई होप अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आप इसका आंसर दे पाओगे। फर्स्ट, a survey taker randomly selected 1000 students who were studying in the library and found that 90% of these students were in favor of longer library hours. The result of this study, if applied to all the students in the university, are questionable because of। इसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ इसमें क्या हो रहा है। इसमें ये है कि जो एक सर्वे टेकर है ना, मतलब उसने क्या किया है, उसने 1000 लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया। उसमें 90% लोग ऐसे हैं जो ये सपोर्ट कर रहे हैं कि लाइब्रेरी आवर्स जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन की होनी चाहिए। उसने पूरी यूनिवर्सिटी को कलेक्ट नहीं किया है, उसने पूरी यूनिवर्सिटी को इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। तो ये किस तरीके से जो है अपन, कौन सा बायस कहलाएगा ये? लैक ऑफ एक्यूरेसी, सिलेक्शन बायस, नॉन रिस्पॉन्स बायस या रिस्पॉन्स बायस? काफ़ी हद तक हमें समझ में आ रहा है इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है बी, दैट इज़ 1 सेकेंड, बी है, यहाँ मार्कर तो चूज़ कर लें, बी है। और बी बोल रहा है आपका सिलेक्शन बायस। यहाँ सिलेक्शन गलत तरीके से हुआ, आपने उन लोगों को चुना है जो कि ऑलरेडी इस फेवर में है कि जो ड्यूरेशन है लाइब्रेरी की वो लॉन्गर होनी चाहिए, जो कि एक तरीके से एक बहुत ही गलत सिलेक्शन है आपने जो किया है। आपको डाइवर्स पॉपुलेशन को, अपने सारी यूनिवर्सिटी के लोगों को, जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं उसको, आपको सबको लेना चाहिए था। सिर्फ आपने उन लोगों को लिया है, मैक्सिमम लोगों को लिया है उनमें से जिन्होंने ये सपोर्ट किया है कि लॉन्गर ड्यूरेशन होनी चाहिए लाइब्रेरी के। तो बी इज़ द आंसर। When the method for selecting subjects produces a sample that does not represent the population of interest, the problem is called। जो आपने सैम्पल सेलेक्ट किए हैं वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है, तो ये क्या हो सकता है? फर्स्ट, लैक ऑफ एक्यूरेसी। सेकंड, सिलेक्शन बायस। थर्ड, नॉन रिस्पॉन्स बायस। या फोर्थ, रिस्पॉन्स बायस। दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। इसका आंसर भी है सिलेक्शन बायस, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें सिलेक्शन आपने गलत तरीके से किया है। आपका सैम्पल सिलेक्शन गलत है, और आपका सैम्पल सिलेक्शन इतना गलत है कि आपका पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। हमारे 2 तरह के होते हैं ना सर्वे, फर्स्ट इज़ सेंसस सर्वे और सेकंड होता है आपका सैम्पल सर्वे। सेंसस सर्वे में हम सारी पॉपुलेशन को कवर करते हैं, विच इज़ नॉट feasible, which is not possible because it involves a lot of cost, it involves a lot of efforts, it involves a lot of time. So we used to do sample survey, और हमें कोशिश करना है कि सैम्पल जो है वो करेक्ट रिप्रेजेंट करे पॉपुलेशन को। थर्ड, when a representative sample is selected but respondents give answers that are different from their true opinions, the problem is called lack of accuracy, selection bias, नॉन रिस्पॉन्स बायस, या डी लिख देता हूँ मैं एक और, रिस्पॉन्स बायस। इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है? जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो जो सही है, उन्होंने वो नहीं बोला या वो नहीं रिस्पॉन्स दिया। तो ये प्रॉब्लम क्या है? ये आपके जो मैंने हिंदी में बोला वही आप समझ गए होंगे, ये है डी, दैट इज़ रिस्पॉन्स बायस। यहाँ रिस्पॉन्स जो है वो गलत हो गया, जो ट्रू होना चाहिए था वो रिस्पोंडेंट ने रिस्पॉन्स नहीं दिया है, तो ये हो गया आपका रिस्पॉन्स बायस। Which of the following would be most likely to produce selection bias in a survey? इसमें से कौन से ये 4 जो आपको situations दी, इसमें से कौन सा selection bias हो सकता है? Using questions with biased wording, only receiving responses from half of the people in the sample, conducting interviews by telephone instead of in person, and using a random sample
sample of students at a university to estimate the proportion of people who think the legal drinking age should be lowered. इसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ. सिलेक्शन बायस इसमें से कौन सा होगा? पहला, यूजिंग क्वेश्चंस विद बायस्ड वर्डिंग्स. आपने वैसे क्वेश्चन में फ्रेम किया है जिसमें जो वर्डिंग बायस्ड है. सेकंड, आपने सिर्फ आधे लोगों से रिस्पांस लिया है, बाकी लोगों को आपने छोड़ दिया है. या आपने टेलीफोन इंटरव्यू कंडक्ट कराया है, आप पर्सनल इंटरव्यू आपने कंडक्ट नहीं कराया. या फिर आप उन्हीं सैम्पल्स को चूज़ कर रहे हो जो इस चीज़ को मानते हैं कि द लीगल ड्रिंकिंग एज शुड बी लोवर्ड. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी, है ना. बिकॉज यहाँ पे भी सिलेक्शन बायस हो गया. सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं लोगों को चुन रहे हो एज ए सैम्पल जो कि इस फेवर में है कि जो लीगल ड्रिंकिंग एज है वो कम होनी चाहिए. ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेक्शन बायस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स बायस इन अ सर्वे? यूजिंग क्वेश्चंस विद बायस्ड वर्डिंग्स, only receiving responses from half of the people in the sample, conducting interviews by telephone instead of in person, using a random sample of students at a university to estimate the proportion of people who think the legal drinking age should be lowered. यहाँ पर रिस्पॉन्स बायस आपको ढूंढना है. तो अपन कह सकते हैं रिस्पॉन्स बायस सिर्फ एक ही नज़र में आ रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ओनली रिसीविंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीपल इन द सैम्पल. आपने आधे लोगों से रिस्पॉन्स लिया है, बाकी आधे लोगों को आपने छोड़ दिया है. तो ये जो बायसनेस आ रहा है रिसर्च में वो है रिस्पॉन्स बायस. रिस्पॉन्स प्रॉपर ना होने की वजह से यहाँ पे बायसनेस आ रहा है. तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं द आंसर इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ ओनली रिसीविंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीपल इन द सर्वे. सिर्फ आधे लोगों से आपने लिया है, आधे लोगों से आपने नहीं लिया है. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए हैं. अगर आप चाहते हो तो फटाफट मैं एक आपको रिवीजन दे देता हूँ, फटाफट एक समरी हो जाए 2 मिनट में. एक्विंसेंस बायस क्या है? रिस्पोंडेंट बायस पहले देख लेते हैं. एक्विंसेंस बायस मीन्स सिर्फ और सिर्फ येस बोलते रहना और एक फ्रेंडली टर्म्स बनाने के चक्कर में आप जो है अपने रिस्पॉन्सेज गलत दे देते हो और येस येस बोलते रहते हो इन्वेस्टिगेटर को. सोशल डिज़ायरेबिलिटी बायस, सोशल डिज़ायरेबिलिटी बायस मीन्स आप अपने आप को इस सोसाइटी में अच्छा दर्जा देना चाहते हो. आप चाहते हो कि सोसाइटी में को एक्सेप्ट कर लिया और उस साइकोलॉजी की बेसिस पे आप जो है अपने आंसर्स देते हो. नेक्स्ट इज़ हैबिचुएशन बायस. हैबिचुएशन बायस ये किसका होता है? ये भी रिस्पोंडेंट का बायस है जिसमें आपकी जो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस क्वेश्चन की वजह से या फिर आप कह सकते हो फ्रेमिंग क्वेश्चन की क्रिएटिवली नहीं होती है या इंटरेस्टिंगली नहीं होती है, इसलिए आपको सारे जो ऑप्शन है एक जैसे नज़र आते हैं. और जब एक जैसे नज़र आते हैं तो आप क्या करते हो? आप सारों को जो है जो सेम मार्क कराते हो. अगर किसी ने येस लिखा है, आपको लग रहा है बाकी ऑप्शंस भी येस नज़र आ रहा है, तो आप उसको भी येस लिख देते हैं. तो ये हो जाता है हैबिचुएशन. स्पॉन्सर बायस कंपनी को ध्यान में रख करके या किसी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट को ध्यान में रख करके आप दूसरे प्रोडक्ट को जज करने लग जाते हो, तो वो हो जाता है आपका स्पॉन्सर बायस. रिसर्चर बायस, कन्फर्मेशन बायस एक उसका टाइप है कन्फर्मेशन बायस, जिसमें क्या होता है कि आप जो क्वेश्चनियर को इस तरीके से आप फ्रेम करते हो जिससे आप जो चाहते हो, आप जो आउटकम चाहते हो वो आउटकम आपको मिल जाएगी. ये होता है आपका कन्फर्मेशन बायस. ये एक रिसर्चर बायस है बिकॉज क्वेश्चनियर जो है वो रिसर्चर ही फ्रेम करने वाला है. नेक्स्ट इज़ कल्चर बायस. कल्चर बायस में क्या है? कल्चर में आप किसी एक कल्चर या एक किसी बिलीफ को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, किसी एक बिलीफ को आप मान रहे हो और उसकी वजह से आप क्या कर रहे हो? आप उसके बेसिस पे जो है अपने क्वेश्चनर को फ्रेम कर रहे हो. आप ये नहीं देख रहे हो कि डाइवर्स जो पॉपुलेशन है वो क्या चाहती है. तो यहाँ पे आ जाता है कल्चर बायस. आप किसी एक कल्चर को सपोर्ट करके आप अपने क्वेश्चनर को जो आप चाहते हो, जो आपका बिलीफ है, आप उसके बेसिस पे आप कर रहे हो और फिर आप जो है क्वेश्चनर फ्रेम कर रहे हो, वो हो जाता है आपका कल्चर बायस. क्वेश्चन ऑर्डर बायस, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं या क्वेश्चन का ऑर्डर सही तरीके से नहीं होता. आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पहले लिख देते हो, जनरल क्वेश्चंस बाद में लिखते हो, जिसकी वजह से जो आपके ऑर्डर है वो जो सही रिप्रेजेंट नहीं करता और जो रिसर्चर है वो एक इन एडिक्वेट क्वेश्चन डिज़ाइन कर लेता है जिससे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो गलत आ सकते हैं. तो ये हो जाता है क्वेश्चन ऑर्डर बायस. ये भी रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ही है. नेक्स्ट है लीडिंग क्वेश्चंस एंड वर्डिंग बायस. लीडिंग क्वेश्चंस एंड वर्डिंग बायस में क्या है? इसमें जो आपके पास जो रिस्पॉन्सेज आए हैं उसको आप अपनी लैंग्वेज में क्या कर रहे हो? समराइज़ कर रहे हो. रिसर्चर अपनी लैंग्वेज में उसको समराइज़ करके बता रहा है. रिस्पॉन्डेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, क्वेश्चनर भी बिल्कुल सही डिज़ाइन हुआ है, पर जो इंटरप्रिटेशन और जो समराइजिंग की जा रही है रिसर्चर द्वारा वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है. ये हो जाता है आपका लीडिंग क्वेश्चंस एंड वर्डिंग बायस. नेक्स्ट है आपका दी
हैलो इफ़ेक्ट। दी हैलो इफ़ेक्ट में क्या है, किसी एक कंपोनेंट के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, आप सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको जज कर ले रहे हो, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप उसको जो है सही तरीके से इवैल्यूएट नहीं कर रहे हो, और किसी एक फैक्टर के बेसिस पे ही आप अपना जजमेंट दे रहे हो। ये हो जाता है दी हैलो इफ़ेक्ट। और जजमेंट कौन देगा, जजमेंट देगा रिसर्चर। दैट इज़ वाई दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिसर्चर बायस। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने समराइज़ करने की कोशिश भी की है, जिससे आगे जा करके जब आप रिसर्च करने वाले हो तो आप इन बायसनेस से बचो, बिकॉज आप बहुत मेहनत से अपनी रिसर्च करते हो, और इन बायसनेस से अगर आप बच पाओगे तो आगे जा करके जो आउटकम वैलिड और रिलायबल है वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। और नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं कोशिश करूँगा कि एरर भी आपको बता दूँ, क्योंकि एरर जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एरर का मैंने सेपरेट इसलिए रखा है जिससे बायसनेस और एरर जो है वो मर्ज ना हो जाए। हमको सबसे बड़ी दिक्कत इसी में आती थी कि बायसनेस और एरर को हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करें। सो दिस वाज टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। और अगर आपको पसंद आए तो शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा, साथ ही साथ जो है इसको आगे फॉरवर्ड करिए, जिससे जिसको भी के बारे में नॉलेज नहीं उस तक भी ये पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।